Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series session, we are going to discuss the topic National Payment Corporation of India, which is a topic from your module C. So it's a very important topic for your JIB examination. And अभी 2 महीने से कम का समय हमारे पास बचा है. 2 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है. तो अभी हमें फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. और ये सारा कंटेंट हमें मिलेगा कहाँ पे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिया होगा, वहां से जाके आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. आपको अपना मोबाइल नंबर, नेम वगैरह डालना और आपके पास ई बुक्स का लिंक आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, आपके फोन नंबर पे. तो उन फाइल्स में आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 2023 मई से लेके 2025 मई तक के, प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं. तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक पाइनियर है रिटेल पेमेंट्स को लेके इंडिया में, और इसे दिसंबर 2008 में फाउंड किया गया था. ये ना एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था. अब इसका विजन क्या है, क्यों बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को? ताकि इंडिया में जो सिटीजन्स हैं वो पेमेंट सर्विसेज यूज कर सके, कहीं भी किसी भी टाइम पे सिंपल तरीके से, सिक्योरली, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से. ठीक है, इसका एम है कि हमारा जो एक कॉमन मैन है उसको एम्पावर किया जाए, कि वो इजीली ये सारी ट्रांजेक्शन्स कर सके. इवन जो मेंबर बैंक्स हैं एनपीसीआई के अंडर, उनको भी बेनिफिट मिले कि एक प्रॉपर डिजिटल पेमेंट्स को लेके अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए. तो एनपीसीआई ने इंडिया में रिटेल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. आप याद करिए कि अब से 10, 15, 20 साल पहले डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कोई इतना सोचता नहीं था. बहुत मुश्किल होता था इधर से उधर पैसे ट्रांसफर करना, बैंक जाना पड़ता था. अब क्या है, गूगल पे कर लो, यूपीआई, भीम ऐप आ गया, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, कितना कुछ आ चुका है. तो एनपीसीआई का उसका बहुत बड़ा रोल है उसमें. आईएमपीएस आने से इंडिया एक तरीके से रियल टाइम में रिटेल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बना. फिर हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल स्विच है. अब क्या है, एटीएम कार्ड आपका किसी भी बैंक का हो, किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो. ये सब किसके अंडर आता है? एनपीसीआई के अंडर आता है. तो हम इंडिया को एक लेस कैश सोसाइटी, नॉट कैशलेस, कम कैश यूज करने वाली सोसाइटी में ट्रांसफर कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, वो एक एनपीसीआई का एम है. अगर हम एनपीसीआई के प्रमोटर बैंक्स की बात करें, जब इसे स्टैब्लिश किया गया था, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया था. प्राइवेट सेक्टर में से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के प्रमोटर बैंक थे, और इंटरनेशनल बैंक्स में सिटी बैंक और एचएसबीसी इसके प्रमोटर बैंक थे. अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सिस्टम्स हैं जहां पे एनपीसीआई इन्वॉल्व है? तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, जिसके अंदर ही बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं. नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आपका वो एटीएम्स वाला, एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, रुपे कार्ड्स, आईएमपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स, भीम, यूपीआई, है ना, और इसके अलावा एनईटीसी, एनसीएमसी, भारत क्यूआर कोड, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन वगैरह, ये सब कुछ, मोबिलिटी कार्ड्स, ये सब कुछ एनपीसीआई के अंडर आता है. तो जितने भी अब रिटेल पेमेंट्स की चीजों को देखते हैं, कहीं ना कहीं एनपीसीआई ही उन्हें देख रहा है. तो इसमें से जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है उसके बारे में बात करेंगे. तो इसे लॉन्च किया था आईडीआरबीटी ने, उसने डेवलप किया था, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, 2004 में. इसका एम था कि इंडिया के जो सारे के सारे एटीएम्स है ना, उनको हमने इंटरकनेक्ट कर देना है, लोगों के लिए कन्वीनियंस हो. पहले क्या होता था, अगर मेरे पास एसबीआई का कार्ड है ना, तो मैं एसबीआई के एटीएम में जा सकती थी, लेकिन अभी एनएफएस की वजह से मैं किसी भी एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ. बाद में एनएफएस को एनपीसीआई ने टेक ओवर कर लिया था 2009 के अंदर. तो अगर हम 2025 31 जुलाई तक के डाटा की बात करें, इस साल के 31 जुलाई तक की बात करें, तो 1361 मेंबर्स कनेक्टेड हैं टू 2.57 लाख एटीएम्स. अभी ये आपस में कनेक्टेड है. तो किसी भी, मतलब मेरे पास अभी ऑप्शन है कि इंडिया में 2.57 लाख ऐसे एटीएम है जिन पे जाके मैं ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ अपना कार्ड यूज करके. इसमें कैश डिपॉजिट मशीन्स भी हैं और कैश रिसाइकलर्स भी आते हैं. ठीक है, तो इस टाइम पे एनएफएस जो है
दुनिया के जो मेजर एटीएम नेटवर्क्स है ना, उनसे कंपेरेबल है। इतनी बढ़िया सर्विसेज इस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक सस्टेनेबल ऑपरेशनल मॉडल फॉलो करता है, इन हाउस कैपेबिलिटीज है, तो एक वर्ल्ड क्लास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब एनएफएस की वजह से एटीएम और जो कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं, वहां पे कस्टमर्स को काफी बेसिक सर्विसेज मिल जाती हैं। कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी करना है, पिन चेंज करना है, मिनी स्टेटमेंट, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता है। एनएफएस काफी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है बेसिक सर्विसेज के अलावा। इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, किसी भी बैंक के एटीएम में जाके मैं कैश डिपॉजिट जहां पे सर्विस अवेलेबल है मैं वहां पे कर सकती हूँ। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना, जिसके थ्रू मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज इनेबल हो सके, ये भी आप एटीएम्स पे कर सकते हो। कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर भी हो सकते हैं। आप चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हो एटीएम्स पे जाके। आप अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। अपने आधार कार्ड को आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो, या किसी भी एटीएम पे जाके कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जहां जहां जगह पे आपको जाके पर्टिकुलर एटीएम पे ही जाके करना है। ठीक है, फिर आता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इसे एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज हैं और गवर्नमेंट बॉडीज के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ये एक वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। अब देखो, गवर्नमेंट जब लोगों से टैक्स कलेक्शन करती है, लाखों लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जब गवर्नमेंट रिफंड इशू करेगी, लाखों लोगों को करेगी। बल्क पेमेंट्स, जैसे बैंक में जो सैलरीज हैं लाखों लोगों को जाती हैं, तो बल्क जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हाई वॉल्यूम, रेपिटेटिव है, पीरियोडिकली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनके लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। पहले मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होते थे, अब यहाँ पे एक सिंगल हार्मोनाइज सिस्टम आ चुका है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू। अब जो लोकल बैरियर्स है वो रिमूव हो चुके हैं, काफी स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, बल्क ट्रांजेक्शन्स काफी इजीली की जा सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम पहले था उससे ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, उससे बेटर है। तो बल्क में अगर आपको चाहे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स करनी है, चाहे आपको डेबिट की ट्रांजेक्शन्स करनी है, आप एनएसीएच के थ्रू कर सकते हो। अब क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स क्या है? सब्सिडीज का डिस्बर्समेंट करना, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरीज या पेंशन देने लोगों को, एनएसीएच के थ्रू हो जाएगा। रिसीव करना है, डेबिट में आपको बिल्स कलेक्ट करने, लोगों से पैसा लेना है, उनके अकाउंट से पैसा कटेगा। लोन रिपेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, ये सारे जो बल्क पेमेंट्स है, पैसे का लेन और देन, दोनों ही बल्क वाला एनएसीएच के थ्रू किया जा सकता है। अब इसके फीचर्स और एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे ना ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के बेसिस पे है एनएसीएच, मतलब वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी और एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ रूल्स है सारे टाइप के पार्टिसिपेंट्स के लिए, चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे कोई कॉर्पोरेट है, यूजर्स हैं, सबके लिए एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स है जो सबके लिए सिमिलर है। ठीक है, एंड एनएसीएच का ही एक पार्ट डेवलप किया गया है बाय एनपीसीआई, वो है आधार पेमेंट ब्रिज, एबीपी। ठीक है, ये किसके लिए है? गवर्नमेंट और एजेंसीज को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना होता है, जैसे लोगों को सब्सिडीज वगैरह मिल जाती है ना, डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट देना होता है उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में मिल जाता है। तो आधार पेमेंट ब्रिज भी एनएसीएच का पार्ट है जो एनपीसीआई ने डेवलप किया है गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज के लिए। तो गवर्नमेंट की कोई सब्सिडीज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो डायरेक्टली ना लोगों के अकाउंट में चला जाता है पैसा, उन अकाउंट्स में जो आधार नंबर के साथ लिंक्ड है। तो ये आधार पेमेंट ब्रिज के थ्रू हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्पॉन्सर बैंक्स, बेनिफिशियरी बैंक्स बहुत स्मूथली पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आईएमपीएस की। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, तो इसमें इंस्टेंटली इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है, चाहे बैंक हॉलीडे हो चाहे संडे हो, 24/7 हफ्ते के 7 दिन 365 दिन साल के, ये अवेलेबल है आईएमपीएस का सर्विस। आप मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एटीएम्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, बैंक ब्रांच के थ्रू, या यूएसएसडी कोड वो *99# वाली सर्विसेज के थ्रू भी आप आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और आईएमपीएस को अगेन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करता है। और ये जो आईएमपीएस है ना, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच का नेटवर्क है, उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है आईएमपीएस। सिर्फ बैंक्स और एंटिटीज जिनके पास वैलिड बैंकिंग या प्रीपेड लाइसेंस है आरबीआई से, वही आईएमपीएस के सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। और
इन्हें गवर्न करने के लिए है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जो कि सारे आईएमपीएस मेंबर्स पे बाइंडिंग है। इसके जो सारे रूल्स है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के, उनको फॉलो करना है। ठीक है, सिक्स मेंबर्स लाइव हैं, उससे ज्यादा लाइव हैं जो इस आईएमपीएस का पार्ट है। इसमें बैंक्स भी आते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी इस आईएमपीएस का पार्ट है, इसको यूज करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमपीएस का? ये एक इंटरऑपरेबिलिटी कि जितने भी मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको इनेबल करना कि टू वर्क अक्रॉस बैंक्स एंड मोबाइल ऑपरेटर्स इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस आप यूज कर सकते हो बैंक्स और रेमिटेंस करने के लिए, और बहुत सिंप्लीफिकेशन हो चुका है कि मोबाइल नंबर के थ्रू आप कर पा रहे हो, और इंटरऑपरेबल है, मेरा अकाउंट कहीं और है, आपका कहीं और है, इजीली मतलब हो पा रहा है, जो ट्रांसफर हो पा रहा है काफी सिंपल तरीके से। और आरबीआई ना रिटेल पेमेंट्स को डिजिटाइज करना चाहता है फुल मैनर में, तो वहां पे आईएमपीएस एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज में भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आईएमपीएस को यूज करने के लिए जिसने पैसा भेजना है रेमिटर या जिसने रिसीव करना है, उसको अपना मोबाइल नंबर जो है बैंक के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करनी पड़ेगी। एमएमआईडी नंबर होना चाहिए, एमएमआईडी एक 7 डिजिट का, आपको डिजिट पूछे जा सकते हैं कि एमएमआईडी में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 7 डिजिट का एमएमआईडी नंबर होना चाहिए है, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा। ठीक है, और आपके पास एक एमपीआईएन मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। और आप बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मेरा आईसीआईसीआई का है तो आई मोबाइल ऐप है मेरे पास, एचडीएफसी का अकाउंट है तो एचडीएफसी का ऐप है, जिसके थ्रू आप आईएमपीएस की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जो आपका एमएमआईडी नंबर होता है, जो यहाँ पे हमने देखा ना मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो नंबर होता है आपका, ये आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होगा। एक ही मोबाइल नंबर पे मल्टीपल एमएमआईडीज हो सकते हैं। अलग अलग मेरे अकाउंट है, फोन नंबर सब जगह सेम है, तो हर अकाउंट का अलग एक एमएमआईडी नंबर होगा। ऐसा नहीं कि एक ही होगा, एक मोबाइल नंबर के साथ मल्टीपल एमएमआईडीज लिंक हो सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड पता हो, या फिर आपको बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर या एमएमआईडी पता हो, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, फाइनल इंटरबैंक सेटलमेंट जो है वो सेटलमेंट साइकिल के थ्रू हो जाती है। अब आईएमपीएस में मनी इंस्टेंटली चला जाता है। ओके, और ऑल डेज इवन हॉलीडेज पे आईएमपीएस ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, काफी सिक्योर, इजी, इकोनॉमिकल है। चाहे आप ब्रांच में जाके कर लो ट्रांजेक्शन बैंक की, मोबाइल के थ्रू कर लो, चाहे इंटरनेट के थ्रू कर लो, इवन एटीएम्स के थ्रू आप आईएमपीएस की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और जो पैसा भेज रहा है और जो पैसा रिसीव कर रहा है, दोनों को ही एसएमएस पे कंफर्मेशन आ जाता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन है वो कैसे होगा? अगर आप मोबाइल से आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका मोबाइल नंबर एमपीआईएन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। एटीएम्स में आपका कार्ड और एटीएम पिन यूज होगा। इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो तो आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा रहता है कि 2 लेवल्स पे उसका ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद हर बैंक का ना अपना लिमिट होता है। कोई बैंक आपको हो सकता है 1 लाख तक का मैक्सिमम अलाउ करे, कोई 50,000, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग लिमिट्स होते हैं कि वो आपको कितना अलाउ करेंगे आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन करना पर डे। ठीक है, जहां पे अकाउंट नंबर आईएफएससी या आधार नंबर के बेस पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। जहां पे आप यूज ही मोबाइल नंबर और एमएमआईडी कर रहे हो ट्रांसफर करने के लिए, वहां पे मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन एसेंशियल है। उसके बाद भीम की बात करते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक मोबाइल ऐप है जो डिजिटल पेमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए है, और ये यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म, उसको यूज करता है। इंस्टेंटली बैंक टू बैंक पेमेंट्स करना है, मनी कलेक्शन का रिक्वेस्ट भेजना है, वो आप कर सकते हो मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड ऑन यूपीआई। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका यूपीआई आईडी वीपीए, अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। भीम ऐप पे आप पैसे भेज सकते हो वीपीए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, आधार या क्यूआर कोड यूज करके। आप मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, मुझे आपसे पैसे चाहिए तो मैं उसकी रिक्वेस्ट भी आपको भेज सकती हूँ कि मुझे इतने पैसे दे दो। मनी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल नंबर विद 99 हैश इफ लिंक्ड विद भीम ऐप, तो स्टार 99 हैश वो सब यूज करके भी मनी ट्रांसफर हो सकता है
आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो, अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, पेंडिंग रिक्वेस्ट है कोई, किसी को अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, कोई पेमेंट डिक्लाइन हो गया, उसका आपको कंप्लेंट रेज करना है, आप भीम ऐप पे कर सकते हो। ठीक है, आपका एक क्यूआर कोड होगा, अपना आपका खुद का पेमेंट एड्रेस होगा, वो भी आप देख सकते हो। एंड आप शेयर भी कर सकते हो, जैसे मुझे आपसे पैसे चाहिए तो मैं आपको अपना क्यूआर कोड भेज सकती हूँ व्हाट्सएप ईमेल पे, ये भी हो सकता है। आप अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो, आपके जो भी लिंक्ड अकाउंट्स हैं वो आप व्यू कर सकते हो। चेंज द लिंक बैंक अकाउंट, कौन सा लिंक करना है, कौन सा नहीं करना है, यूपीआई पिन चेंज करना है, सब कुछ आप भीम ऐप पे कर सकते हो। भीम ऐप 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। आपको कोई स्पैम यूजर लगता है, सस्पिशियस लगता है, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, आप डिसेबल भी कर सकते हो मोबाइल नंबर एट यूपीआई इफ दे प्रेफर टू यूज ओनली वर्चुअल आईडी। आप अपनी ये वाली जो मोबाइल नंबर एट यूपीआई वाली आईडी को डिसेबल करके सिर्फ वर्चुअल आईडी भी यूज कर सकते हो। पेमेंट रिमाइंडर सेटअप कर सकते हो, बिल स्प्लिट करने हैं, मैंने आपने एक साथ डिनर किया लेकिन हमें अपना बिल स्प्लिट करना है तो वो उसका ऑप्शन भी आएगा। हमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना है शेयर मार्केट में, भीम ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। ऑटो पे भी कर सकते हो कि मुझे पता है कि हर महीने मेरी ना 5,000 की एसआईपी 7 तारीख को जानी है, तो वो मैं ऑटो पे भी कर सकती हूँ। ईएमआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह का जो पेमेंट है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अपने आप ऐसा कट जाएगा हर 7-8 जो भी आप तारीख बोलोगे। ये सारी चीजें भीम ऐप पे हो सकती हैं। ट्रांजेक्शन लिमिट है 1 लाख रुपए और डेली लिमिट भी 1 लाख रुपए है पर बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद यूपीआई की बात करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जिसकी भी हम बात करें ना सब एनपीसीआई के अंडर आ रहा है। तो देखो सारे रिटेल पेमेंट्स जो है आपके एनपीसीआई के अंडर आ रहे हैं। ये एक सिस्टम है यूपीआई दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल ऐप, जिसमें आप सीमलेसली फंड ट्रांसफर कर सकते हो, मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हो, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स की जा सकती है। सिंगल मोबाइल ऐप पे आपके ये जो इंटरफेस है मल्टीपल आपके अकाउंट्स हो सकते हैं। आप पुश और पुल दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, यानी कि पुश मतलब पैसा भेजना, पुल मतलब पैसे रिक्वेस्ट करना, दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ये एंड्रॉयड और आईफोन, आईओएस सब पे अवेलेबल है। 2400 घंटे साल के 365 दिन ये अवेलेबल है। एनपीसीआई इसे डेवलप किया है, मैनेज किया है। एक ही ऐप है लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स वहां पे लिंक हो सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है ट्रांजेक्शन्स में, यूपीआई पिन यूज होता है और कस्टमर्स एक वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम है मेघा, तो मेघा @ जो मेरे बैंक का नाम है वो, इस तरीके से वर्चुअल आईडीज, फोन नंबर एंड आईडी ऐसे आपके क्रिएट हो सकते हैं। पैसा भेजना है, पैसा रिसीव करना है, आप अपनी वर्चुअल आईडी दोगे, आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देने की जरूरत नहीं है यूपीआई में। ठीक है, तो मुझे किसी से पैसा लेना है या किसी को मुझसे पैसा लेना है तो रिक्वेस्ट हम एक दूसरे को भेज सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, क्यूआर कोड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बिल स्प्लिट कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं। तो ये यूपीआई के इकोसिस्टम में एक तो बैंक अकाउंट होल्डर होगा जो कस्टमर है, मर्चेंट जो यूपीआई की पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, बैंक्स वगैरह फिनटेक्स जो यूपीआई की पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बैंक्स होंगे, एनपीएसए होगा। एनपीएसए तो मेन ऑपरेटर है ना, उसी ने यूपीआई को डेवलप किया है। अगर आपको यूपीआई पे रजिस्टर करना है, आपको यूपीआई इनेबल्ड ऐप डाउनलोड करनी होगी। बैंक की ऐप हो सकती है, उस पर यूपीआई कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई भी हो सकती है जिसपे आप यूपीआई चला सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल बनाओ, नाम, आईडी, पासवर्ड के थ्रू प्रोफाइल बनाओ, अपना बैंक अकाउंट लिंक करो आईएफएससी अकाउंट नंबर देके या आधार नंबर देके, और आपका एक यूपीआई 4 से 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपका जनरेट हो जाएगा। आपको वहां पे अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना पड़ेगा और ओटीपी के थ्रू, मतलब एक पूरा एक नॉर्मल जैसे हम रजिस्टर करते हैं वो पूरा आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अब यूपीआई में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको जैसे पैसे भेजने हैं, पैसे रिसीव करने हैं, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर के थ्रू कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। पैसे का लेन देन नॉन फाइनेंशियल में मोबाइल बैंक रजिस्टर करना, ओटीपी जनरेट करना, यूपीआई पिन चेंज करना, ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करना, डिस्प्यूट रेज करना, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस भी आप यूपीआई पे कर सकते हो। तो आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है, आप वर्चुअल आईडी किसी की पता है उसके थ्रू कर सकते हो, किसी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी पता है तो भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आधार नंबर पता है तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो भी उसका आधार से फोन नंबर लिंक्ड है।
ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑथराइज करने के लिए यूपीआई पिन लगेगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि पासवर्ड प्लस पिन या पासवर्ड या ओटीपी के थ्रू ट्रांजेक्शन हो सकता है। यूपीआई पिन आप सेटअप करते हो जब आप पहली बार रजिस्टर करते हो। जब भी आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है यूपीआई पिन आपको डालना ही डालना पड़ता है। अब एक तो यूपीआई का बेसिक मॉडल है, एक है यूपीआई 2.0। इसमें ना यूपीआई में कुछ एनहांसमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। जैसे कि मैंडेट एंड ब्लॉक। मान लो मैंने कैब बुक करी, ठीक है, मुझे पता है मेरी कैब में 300 रुपए लगेंगे, लेकिन मैं जब ट्रांजेक्शन पूरी हो जाए, मेरी कैब राइड कंप्लीट हो जाए, तब मैं चाहती हूँ मेरे अकाउंट से पैसा कटे। तो मेरी मान लो उबर ऐप जो है उसमें मैं यूपीआई वाला फीचर एक्टिवेट करके रखूंगी। तो 300 रुपए की राइड होगी, तो 300 रुपए मेरे अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन जब राइड कंप्लीट होगी तभी ये पैसे उबर वालों के पास जाएंगे। तो मैं प्री ऑथराइज कर सकती हूँ फ्यूचर पेमेंट, पहले ही मैंडेट दे के पैसा जो है ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पहले मैं अपने यूपीआई अकाउंट से सिर्फ सेविंग्स या करंट अकाउंट लिंक कर सकती थी, लेकिन अभी ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स भी यूपीआई के साथ लिंक हो सकते हैं। और ट्रांजेक्शन करने से पहले, पेमेंट करने से पहले मेरे जो यूपीआई इनबॉक्स है उसमें इनवॉइस आ जाएगा, ताकि इनवॉइस का ऑथेंटिकेशन चेक हो सके। उसके बाद साइंड क्यूआर इंटेंट, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगी फ्रॉड के अगेंस्ट, के जो आपका क्यूआर कोड होगा, ठीक है, वो ज्यादा सिक्योर होगा, रीडिंग ज्यादा सिक्योर होगी। तो ये बहुत सारे उसके फीचर्स हैं। अब आपको लगेगा कि मैम आईएमपीएस में पैसे भेजते हैं, यूपीआई में भी, वो तो दिक्कत क्या है, दोनों में फर्क क्या है, क्यों जरूरत पड़ी यूपीआई की? यूपीआई में पुल फंक्शनैलिटी है, आप किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो पैसों की कि मुझे 10,000 चाहिए, आपने यूपीआई पे रिक्वेस्ट भेज दिया। ये चीज आईएमपीएस में नहीं होता है, आईएमपीएस में सिर्फ पुश होता है कि आप सिर्फ पैसे भेज सकते हो। ठीक है। अब आपके पास यूपीआई है तो वर्चुअल आईडी क्यूआर कोड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आईएमपीएस में ये नहीं होता। और यूपीआई में सिंगल ऐप हो सकती है जिसमें आपके सारे अकाउंट्स लिंक्ड हो सकते हैं। आईएमपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बैंक स्पेसिफिक ऐप होती है कि आई मोबाइल पे अलग, एचडीएफसी की अलग, एसबीआई की अलग होगी। ठीक है। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आपको यूपीआई पिन वगैरह देना पड़ता है, ज्यादा फास्ट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली है एज कंपेयर टू आईएमपीएस। ठीक है। अब पिछले मई 23 से लेके अभी 25 तक क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पेमेंट थ्रू यूपीआई गेट सेटल्ड इन डैश वर्किंग डेज। T+0, जिस दिन आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हो उसी दिन सेटल हो जाता है, मैंने आपको पैसे भेजे, इधर पहुंच गए, तो सेम डे, तो T+0 जो है यहाँ पे आंसर होगा। अगला भी मई 23 में आया था कि जब आप आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन करते हो तो कितने डिजिट्स का यूटीआर यानी कि यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। तो आईएमपीएस में 12 का, और अगर आप नेफ्ट का ट्रांजेक्शन करते हो, नेफ्ट में कितने का आपका नंबर जनरेट होता है, 16 डिजिट का जनरेट होता है। ठीक है। अगला है, अगर आप आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन करते हो तब कितने डिजिट का, तब कितने कैरेक्टर का यूटीआर होता है, तो वो 22 का होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर, आईएमपीएस में 12, नेफ्ट में 16, आरटीजीएस में 22। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आईएमपीएस। ये अक्टूबर 2023 में पूछा गया था। इट इज मैनेज बाय एनपीसीआई एंड इज बिल्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग एनएफएस नेटवर्क। करेक्ट। Different MMIDs can be linked to same account, same mobile number. Correct. It is channel independent IMPS and can be initiated from branch, mobile, internet, ATM. अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप ये कर सकते हो जो आपकी IMPS है, बिल्कुल सही। While initiating an IMPS transaction either through ATM or an internet channel, mobile banking registration for a remitting customer is not mandatory. ये भी हमने देखा था कि ATM या इंटरनेट चैनल के थ्रू कर रहे हो तो मोबाइल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है मोबाइल बैंकिंग। देयर मे बी केसेस वेयर रेमिटर इज इनेबल्ड ऑन मोबाइल बैंकिंग बट बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी बैंक अकाउंट। इन सच केसेस आईएमपीएस ट्रांजेक्शंस आर नॉट अलाउड। नहीं अलाउड है, अगर आपके पास बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, आप उसको पैसे भेज सकते हो इवन अगर उसका मोबाइल नंबर नहीं भी रजिस्टर्ड है। तो 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट है यहाँ पे, दैट इज सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है एमएमआईडी इज अ नंबर यूज्ड, इज अ डैश डिजिट number used in conjunction with mobile number to facilitate transactions through IMPS। तो MMID कितने डिजिट्स का होता है, 7 का होता है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली परफॉर्म थ्रू मोबाइल बैंकिंग एप्स।
यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस नॉर्मली आप मोबाइल बैंकिंग एप्स के थ्रू यूज करते हो। एनएसीए ज्यादातर ब्रांच के थ्रू मैंडेट होता है, टिपिकली बोला गया है, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि कभी भी कुछ भी आप एनएसीएच का नहीं कर सकते, ई मैंडेट नहीं कर सकते, लेकिन टिपिकली अगर हम बात करें तो बाकी की जो 3 चीजें हैं आप रेगुलरली मोबाइल के थ्रू करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएमपीएस इज इनकरेक्ट, गलत पूछा है। फॉर ट्रांजेक्शंस इनिशिएटेड यूजिंग मोबाइल, ट्रांजेक्शंस विल बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग मोबाइल नंबर एंड एमपिन। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड थ्रू एटीएम, ये गलत है, एटीएम के थ्रू तो हो सकता है, तो सेकंड तो गलत है ही है, तो सेकंड तो आएगा ही, तो इसको हटा दो। ठीक है, द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक फॉर दीज चैनल्स वुड अप्लाई व्हाइल ट्रांसफरिंग मनी यूजिंग एनी ऑफ द चैनल्स। ठीक है, जो लिमिट्स लगाई होती हैं वो तो किसी भी चैनल पे करो, लिमिट तो एप्लीकेबल होगी, तो 3 तो सही है, तो 3 तो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो आपको पता लग गया सी करेक्ट आंसर है। इट इज अवेलेबल 24/7 एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज पे भी आईएमपीएस अवेलेबल है, तो ये गलत है, तो सेकंड एंड फोर्थ गलत है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए, आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड काफी अब कम समय बचा है, तो अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है ना कि मुझे प्रेपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप edutap.in सर्च करेंगे, आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। 8 और 12 मंथ्स की वैलिडिटी का ये कोर्स है, और जब भी आप अप्लाई करें परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे कोड देख लीजिए, जैसे अभी कोड जैब 80 एप्लीकेबल है, तो उसके थ्रू आपको ना ऑफ मिल जाता है, तो वो आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंगल की बात करें, यहाँ पर सिंगल पे क्लिक करोगे ना, अगर किसी सिंगल सब्जेक्ट में भी आपको इशू लगता है तो उसका भी आप मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर आप कोर्स परचेज करने से पहले एक ट्रायल लेना चाहते हो तो ये 1 रुपी में एक ट्रायल अवेलेबल है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी सिर्फ रिवीजन करना है तो हमारा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सीरीज अवेलेबल है, जैसे कि संकल्प सीरीज चारों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू लाइक एंड कॉमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।